हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या बोला कि मेरे को बेसिक से शुरू करना है। आप स्टूडेंट हो तो आप क्या क्या चीज जान सकते हो। तो सर अगर इस पे जवाब पूछेंगे मेरे से, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक साइंस का विषय या टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। मैं टॉपिक इसलिए पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि इनको वहां तक जाना होता है। पहुंचना। ठीक है, इसलिए हम उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जैसे मैंने अभी जेड शेप का बताया। जैसे सर मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ आप मेरे पे अप्लाई कीजिए सर। हाँ, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, स्टूडेंट हो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को बेसिक से शुरू करना है और टफ की साइड जाना है। हाँ। ठीक है, तो मेरे को पता है आप स्टूडेंट हो तो आप क्या क्या चीज जान सकते हो। तो अगर मैं जैसे पहला क्वेश्चन करूं आपसे कि हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सर अगर इस पे जवाब पूछेंगे मेरे से, तो मैं बताऊंगा कि पानी, खाना, भोजन, हवा, ये सब चीजें। मतलब मूलभूत चीजें जो हैं हमारी, भोजन, अगर दूसरे शब्द में बोलो रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ पानी जो है वो सबसे जरूरी मैटर रहता है। यस। अगर हम खाना 2 दिन नहीं भी खाते हैं और पानी हमारे पास है तो हम जिंदा रह सकते हैं। जी सर। तो मेन चीजें हैं कि हवा, पानी और भोजन। भोजन। ठीक है, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं से क्रिएट करूंगा कि पानी, जो हमारा पानी है वो हमें किन किन स्रोतों से मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है या कौन कौन से स्रोत से हमें पानी मिल सकता है। सर अगर मैं बताऊं तो मेरा जवाब ये रहेगा कि नल से मिलता है, चापाकल से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी से भी मिलता है सर। तो आपका आंसर जैसा कि है कि पानी हमें विभिन्न स्रोतों से मिल सकता है। घरों में हैंडपंप लगा होता है, अभी समरसेबल से टंकी में पानी चला जाता है तो बच्चा टोटी भी बोल सकता है, वहां से पानी मिल सकता है। तालाब से मिल सकता है। अभी शहर के बच्चे शहर में रहते तो उनको बहुत ज्यादा तालाब के बारे में आइडिया नहीं रहता है। धीरे धीरे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो हो सकता है तालाब नहीं बताए, कुछ और बता दे। या उसने मान लीजिए मेरे को क्लासिफिकेशन करना है तब फिर वो बताएगा टोटी हो सकता है, नल हो सकता है, तालाब हो सकता है, झरना हो सकता है, ये सारी बातें वो बोल सकता है। तो अगर मैं इसके बाद का तीसरा क्वेश्चन जोड़ूं कि जो नदियां हैं या तालाब हैं या जो भी पानी के स्रोत हैं, उसमें अगर हम कुछ कूड़ा ले जाके फेंकते हैं, जैसे आप जनरली देखोगे पूजा पाठ होता है गांव में, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो हवन होता है या पूजा के बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम ले जाके नदी में स्रोतों में फेंक देते हैं या तालाब में, कुएं में या नदियों में। जी सर। तो जब हम ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को ले जाके नदियों में फेंकते हैं तो क्या होता है सर? नदी खराब हो जाता है, गंदा हो जाएगा, गंदा होता है। तो गंदा होने को अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो दूषित हो जाता है या प्रदूषण फैलता है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाद का क्वेश्चन क्रिएट करूं, क्योंकि हमने क्या किया, नदियों को गंदा किया, तो जब हम किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को या कूड़े करकट को ले जाके पानी में फेंकते हैं तो इस प्रकार के होने वाले प्रदूषण को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। क्योंकि गंदा क्या हो रहा है हमारा, पानी। तो हमने क्या क्वेश्चन किया कि अगर हम किसी अपशिष्ट पदार्थ को ले जाके पानी में फेंकते हैं तो इस प्रकार के होने वाले प्रदूषण को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं। तो पानी वाला प्रदूषण कहेंगे या जल प्रदूषण या जल का प्रदूषण। यस। या बहुत सारे बच्चे हो सकता है नहीं बता पाए क्योंकि हमारा अभी यहाँ से आया क्या, समस्यात्मक क्वेश्चन कि जल प्रदूषण या पानी का प्रदूषण। तो साइंस का विषय है जल प्रदूषण। जी सर। तो हम बच्चे से नेक्स्ट टाइम में बोल सकते हैं, जिसको हम उद्देश्य कथन बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बच्चों जब किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को या कूड़े करकट को हम ले जाके जल के विभिन्न स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झरना में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो अतः आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे या जानेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमने इस क्वेश्चन के लास्ट टाइटल से, जल प्रदूषण से, बच्चों को ये बताने की कोशिश करी कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जल प्रदूषण होगा। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था,
नदी इसेंशियल चीजें से कि बच्चों हमको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बच्चे को पता है जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, और रहने के लिए मकान चाहिए होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आया दूसरे आंसर, उससे जल हमने के क्या पास किया, हम, जल से दूसरा फिर नदी क्वेश्चन के क्रिएट पास बनाया, फिर उस आंसर से मैंने तीसरा क्वेश्चन बनाया, और फिर तीसरे का आंसर जो है उससे मैंने चौथा क्वेश्चन बताया जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था, यानी समस्यात्मक जी था, सर। यानी कि हमारा टॉपिक वो क्रिएट करके देता। फिर हमने उद्देश्य कथन के माध्यम से बच्चों को ये अनाउंसमेंट किया कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़े। और जैसे ही इतना हम करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, बच्चे को वो उनके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ जाता है, बच्चा समझ पा जाता है कि हमको अब इसके बारे में पढ़ना है। सर प्रस्तावना कौशल का, जैसे कि हम लोग किसी स्टूडेंट या कक्षा में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या रहता होगा? जैसे कि बच्चों में सिर्फ रुचि उत्पन्न करना ही मनोवैज्ञानिक कारण रहता होगा, प्रभाव? नहीं नहीं, रुचि तो आप दूसरे भी स्किल पे जाओगे तो वहां भी आप क्रिएट कर सकते हो। अभी बच्चे को मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप खेल खिला दोगे उनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने से ज्यादा। लेकिन इसके जो हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा है कि उनके प्रीवियस नॉलेज को पता करना। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका मनोवैज्ञानिक कारण है, वो इसीलिए होता है कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से हम अपने टॉपिक को जोड़ पाएं, और जो अपना टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से बच्चों को डिलीवर कर पाएं। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से। यानी सर अगर एक चीज और बोले कि प्रस्तावना कौशल ही मतलब अगर अच्छा रहा किसी भी कक्षा के लिए, तो कक्षा को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। हाँ। क्योंकि मैं भी एक आने वाले भविष्य में टीचर ही बनना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे बच्चों से काफी लगाव रहता है, और बच्चे से बात करना, उनके समस्याओं को सुनना पर अपने बचपन की यादें दिला देती। तो उन्हीं की सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो एक और भी आगे मतलब क्वेश्चन है मेरे मन में कि प्रस्तावना कौशल आखिर क्यों जरूरत है? क्या इसके बिना आगे कक्षा को निरंतर रूप से नहीं चला जा सकता है? जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि किसी भी समस्या को या किसी भी व्यक्ति को दूसरे से रूबरू होने के लिए या अपने बारे में उसको बताने के लिए हमको अपना परिचय देना पड़ता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को जितना बेहतर तरीके से, चाहे अपना परिचय हो चाहे अपने विषय वस्तु का परिचय हो, जितना बेहतर तरीके से दे देंगे, वो बच्चा हो या चाहे सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उतना बेहतर तरीके से हमारे बारे में जान पाता है। तो बोलते हैं ना, द गुड बिगिनिंग इज द हाफ डन। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत हमारे काम को आधा खत्म कर चुकी होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रस्तावना जो होती है हमारी वो स्टार्टिंग है, मतलब बिगिनिंग है। तो अगर हमने स्टार्टिंग अच्छी कर दी तो हमारा आधा समस्या वहीं खत्म हो जाता है। तो हमको उससे ज्यादा फिर बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम उसको इस तरीके से ऐसा करके बताएंगे। तो ओवरऑल थिंग यही है कि प्रस्तावना कौशल को हम जितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हमारा सामने वाला स्टूडेंट हमारे टॉपिक को उतना बेहतर तरीके से समझता है और आपसे उतना बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने प्रस्तावना कौशल के बारे में इतनी बहुत अच्छी जानकारियां दी। ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे उन तमाम प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए जो अभी आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे एपिसोड को देखा। निरंतर हम लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट इस चैनल पे आते रहेंगे। धन्यवाद।